पाबूजी ने ऐसा कौन सा कार्य किया जिसके कारण पाबूजी लोक देवता के रूप में पूजे गए? पाबूजी ने क्या किया था? गायों की रक्षा। किसकी गायें? किसकी गायें? देखो पाबूजी की कथा समझो। पाबूजी कोल्लूमंड गांव के रहने वाले थे। पाबूजी के गांव में एक चारण जाति की महिला मां देवल, बताओ कौन रहती थी? देवल है चारण। देवल चारणी के पास में एक घोड़ी रहती थी। उस घोड़ी का नाम बताओ क्या था भाई? केसर काल। केसर कालमी के बारे में ऐसा कहते हैं, इतनी समझदार घोड़ी, इतनी सुंदर घोड़ी विश्व में आज तक कोई हुई नहीं होगी जितनी केसर कालमी थी। इस घोड़ी को अगर एक बार कोई व्यक्ति देख लेता तो इस घोड़ी का दीवाना हो जाता। उसकी ख्वाहिश होती कि मुझे बस एक बार इस घोड़ी की सवारी हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। इतनी सुंदर घोड़ी बताओ कौन थी? केसर काल। और समझदार भी खूब थी। समझदार कैसे? प्राचीन समय में मैंने अभी अभी बताया सबसे ज्यादा चोरी किसकी होती थी? गायों की। और जब भी इस कोल्लूमंड गांव में गायों के चोर आने वाले होते थे या गायों के चोर आते तो ये घोड़ी जोर जोर से बताओ क्या करने लग जाती? हिनहिना। हिनहिनाने का अर्थ क्या होता है? जैसे कुत्ता कहीं जोर जोर से बोल रहा था अपन क्या कहते हैं? भौंक रहा है। कुत्ते के बोलने की आवाज को क्या कहते हैं? भौंकना। गाय के बोलने की आवाज को रंबाना। क्या बोलते हैं? रंबाना। उसी प्रकार घोड़ी अगर जोर जोर से बोले तो घोड़ी के बोलने की आवाज को क्या कहते हैं? हिनहिनाना। गांव में अगर कोई गायों के चोर आते तो ये घोड़ी जोर जोर से हिनहिनाने लग जाती थी। लोग घोड़ी के हिनहिनाने की आवाज सुनकर के नींद में से जग जाते। गांव वाले इकट्ठे होकर के आक्रांताओं के खिलाफ लड़कर के अपने गायों की रक्षा कर लेते थे। तो सुंदर भी थी और समझदार भी थी। इस गांव में गायों की रक्षा भी करती थी। अब घटना चक्र आगे बढ़ता है। पाबूजी जो है, पाबूजी के बहनोई का नाम था जिंदराव खिची। जिंदराव खिची ये रहने वाले थे जायल के। जायल बताओ कहां पड़ता है? नागौर। ये रिश्ते में पाबूजी के क्या लगते हैं? बहनोई। बहनोई तो समझते हो क्या क्या होता है? बहनोई जिनको थोड़े समय पहले जीजाजी कहने लगे, आजकल मॉडिफाई होकर जीजू बन गया। जीजाजी बताओ क्या बन गए? जीजू। तो बहनोई पाबूजी के बहन के पति जिंदराव थे जो जायल नागौर के शासक हुआ करते थे। एक दिन कहते हैं कि जिंदराव कोल्लू गांव में आए हुए थे। पाबूजी और जिंदराव दोनों बैठे थे। उसी समय केसर कालमी इनके सामने से गुजरती है। जिंदराव खिची की नजर केसर कालमी पर पड़ती है। जिंद की नजर पड़ते ही जिंद इस घोड़ी का दीवाना हो जाता है। पाबूजी को कहता कि पाबूजी बस जीवन की एक ही ख्वाहिश है, एक बार ये घोड़ी मुझे मिल जाए तो बस लाइफ सेट हो जाएगी। कैसे भी करके आप मुझे ये घोड़ी दिलवाओ, चाहे इसके बदले मुझे कितनी भी कीमत क्यों ना देनी पड़े। पाबूजी ने कहा देखो बेनोई जी, आप हमारे गांव के पावड़ा हो और बात बढ़िया है, यहाँ आए हुए हो। मेरा इस घोड़ी से कोई लेना देना है नहीं। ये घोड़ी माँ देवल की है। आप उस माँ देवल से जाके पूछ लो, वो अगर घोड़ी आपको देती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आप एक बार नहीं जीवन भर इसकी सवारी करो। आप डायरेक्ट देवल से जाकर के कॉन्टेक्ट करो। इस घोड़ी पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। जिंदराव खिची पाबूजी के पास से उठ करके जाते हैं और मां देवल के पास जाते हैं। देवल से राम राम करते हैं और कहते हैं कि देवल इस घोड़ी की कीमत बोलिए, इसके बदले जितने आप पैसे मांगेंगी उससे पैसे दुगुने दे दूंगा। बस मेरा इस घोड़ी पर मन आ गया है, मेरे को ये घोड़ी चाहिए, इसके बदले चाहिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मां देवल चारणी ने बड़े विनम्रता पूर्वक शब्दों में जवाब दिया कि जिंदराव जी, आप हमारे गांव के जमाई हो, पावना हो, घर आए हो, चाय पानी पी के जाओ, लेकिन मैं माफी चाहती हूं, मैं आपको ये घोड़ी किसी भी कीमत पर नहीं दे सकती, क्योंकि इस घोड़ी की कोई कीमत नहीं है, ये घोड़ी मेरे पास ही रहेगी। जिंदराव को देवल चारणी ने घोड़ी देने से मना कर दिया। जिंदराव बड़ा गुस्से में आ जाता है। जिंदराव वहां से पाबूजी के पास आता है। पाबूजी को भी दो चार खरी खरी बातें सुना देता है। बोला गांव के पावना को मना कर दिया, इतनी इज्जत है क्या मेरी, रियर वोर, पहली बार तो कोई चीज मांगी थी, रियर वोर के पाबूजी जिंदराव दोनों के बीच में अनबन हो जाती है और जिंदराव रूट करके बताओ कहां चले जाते हैं? जायल। रूट गए क्यों? क्योंकि जिंद को कौन सी घोड़ी नहीं मिली थी भाई? केसर। समय बीता, पाबूजी राठौड़ का विवाह तय हो जाता है। पाबूजी राठौड़ की बारात बताओ कहां पर जा रही थी? अमरकोट। पाबूजी की बारात कहां जा रही थी? अमरकोट। अमरकोट कहां पर है? पाकिस्तान। पाबूजी का विवाह किसके साथ होना है? फूलन दे या सुप्यार दे। पाबूजी की पत्नी का नाम क्या था? फूलन दे या सुप्यार। इस विवाह में जिंदराव खिची नहीं आया था। हालांकि जिंदराव को चावल भेजे थे कि फलाना तारीख को ब्याह है, बारात जाएगी, आपको आना है। जिंदराव विवाह में नहीं आया था। जिंदराव खिची विवाह में नहीं आया। पाबूजी दूल्हा बन गए हैं। पाबूजी दूल्हा बनकर तैयार हैं। बिल्कुल आज नई शेरवानी वेरवानी पहनी है, सापा वापा पाबूजी ने लगाया है। पाबूजी के दोस्त पाबूजी के पास में खड़े थे। पाबूजी के 5 दोस्त हमेशा उनके साथ रहते थे। चांदा, डेमा, हरमल, सलजी, सावंत जी, ये 5 लोग हमेशा पाबूजी के साथ रहते थे। पाबूजी के घनिष्ठ मित्र थे। दोस्तों ने पाबूजी को दूल्हा बनाकर देखकर कहा, थू थू पाबूजी क्या फूट लग रहे हो, पाबूजी क्या फूट रहे लग रहे हो। फूट रहा समझते हो क्या? क्या होता फूट रहा? राजस्थानी भाषा में फूट रहा सुंदर को बोलते हैं, अंग्रेजी में हैंडसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंडसम। बोला पाबूजी आज तो अमरकोट में लड़कियां छज्जे तोड़ देगी। लड़कियां क्या तोड़ देगी? छज्जे। छज्जे का अर्थ क्या होता है? छज्जे। अपने गांव में जब कोई बारात आती है तो आपने देखा होगा जब दूल्हा फेरे लेने के लिए जा रहा होता है घोड़ी पर बैठकर, तो गांव की महिलाएं घर की छत के ऊपर खड़ी होकर के दूल्हे को देखती है कि नहीं देखती है? हाँ, तो देखती है तो वो किस पर खड़ी होकर के देखती है? छज्जे। बोला आज तो पूरे अमरकोट की महिलाएं छज्जे पे खड़ी हो जाएगी। थू थू पाबूजी आज तो आप फूट रहे लग रहे हो। बिल्कुल एक चीज की कमी है पाबूजी, अगर वो हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। पाबूजी ने कहा बता आज कहीं की कमी है? आज कुछ कमी नहीं रखनी है, आज दूल्हे हैं, सारी ख्वाहिशें पूरी होगी। पाबूजी को कहा गया पाबूजी घोड़ी ठीक नहीं है, घोड़ी कमजोर है, अगर घोड़ी सुंदर हो जाए, पाबूजी तो सुंदर है ही है, पाबूजी तो सुंदर राजकुमार राज परिवार के थे, बस घोड़ी और हो जाए तो पाबूजी को एक आधा छज्जा बच भी जाए तो वो भी टूट जाए, घोड़ी वाली आप व्यवस्था कर लीजिए। पाबूजी ने कहा अचानक घोड़ी की कैसे व्यवस्था की जाए? दोस्तों ने बताया मां देवल से घोड़ी मांग ली जाए, केसर काल में अगर अपने पास आज मिल जाए अपने को तो मजा आ जाए। पाबूजी
केसर कालमी को मांगने के लिए देवल के पास जाते हैं। देवल चारणी को जाकर कहते हैं कि देवल 2-4 दिन की बात है, केसर कालमी चाहिए, फुलंदे के साथ मेरा ब्याह है और इस घोड़ी पर अगर मैं बैठ के जाऊंगा तो पूरे अमरकोट में चर्चा हो जाएगी, कितना सुंदर पावना आया था, कितना सुंदर पावना आया था। अब केसर कालमी देने से देवल चारणी ने मना कर दिया, बोला बाबूजी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आगे तुम्हारे बेनोई जी आए थे, तुम्हारे जीजा जी आए थे, उनको भी मैंने घोड़ी देने से मना कर दिया, आप क्यों घोड़ी नहीं दे सकती? बाबूजी ने कहा प्लीज देवली, इतनी भी तो क्या, 2 दिन की तो बात है, क्यों नहीं दे सकती, कारण तो बता दो। देवल ने कहा देखो, आप सारे के सारे गांव वाले बारात में चले जाओगे, पीछे से हम गांव में थोड़े से लोग रहेंगे और पीछे से अगर कोई गायों के चोर आ गए तो हमें पता ही नहीं चलेगा, वो गायें चुरा के ले जाएंगे। कम से कम केसर कालमी यहां पर रहेगी तो गांव में गायों के चोर आएंगे तो ये घोड़ी जोर जोर से क्या करने लग जाएगी, और हम नींद में से जग करके पीछे जो भी गांव में थोड़े बहुत लोग रहेंगे वो मिलकर हमारी गायों की रक्षा कर लेंगे, हमारी गायें चोरी हो जाएगी, इसलिए आपको केसर कालमी नहीं दे सकती। बाबूजी ने कहा देवली मैं आपको वचन देता हूं, आपको वादा करता हूं कि ये घोड़ी चाहे यहां रहे चाहे अमरकोट में रहे, वहां पर भी अगर घोड़ी रहेगी, यहां चोर आएंगे तो ये हिन हिनाएगी तो जरूर, और जैसे ये घोड़ी हिन हिनाएगी मैं वहां से कैसी भी कंडीशन में रहूं, चाहे रोटी खा रहा हूं तो रोटी छोड़ दूंगा, इवन फेरे ले रहा हूं तो फेरे छोड़कर आपके गायों की रक्षा करने आ जाऊंगा। आई प्रॉमिस यू देवली, बस 2 दिन की बात है, मुझे कौन सी घोड़ी देते केसर का। देवल चारणी बाबूजी की इस मासूम आवाज पर खुश हो जाती है और कहती है ठीक है बाबूजी, आपने वचन किया है, अपने वचनों को निभाना, अगर पीछे से चोर आए तो ये घोड़ी ही नहीं आएगी, वहां पर भी ही नहीं आएगी, और आप उसी कंडीशन में वापस आओगे और मेरी गायों की रक्षा करोगे, अपने वचन को मत तोड़ना, वचन निभाना। बाबूजी ने कहा ये राठौड़ का वचन है, आप निश्चिंत रहे। बाबूजी अब इस केसर कालमी घोड़ी पर सवार होते हैं, बारात लेकर अमरकोट पाकिस्तान चले जाते हैं। उधर जिंदराव खिची, उनको खबर मिली कि बाबूजी को केसर कालमी घोड़ी आज देवल चारणी ने दे दी है, तो जिंद बड़ा नाराज होता। जिंद ने कहा अच्छा, देवल चारणी को उस दिन मैंने घोड़ी मांगी तब तो देवली ने मना कर दिया, और आज बाबूजी राठौड़ को घोड़ी दे दी। उधर पीछे से बाबूजी इधर बारात लेकर के अमरकोट पहुंच जाते हैं और इधर से जिंदराव खिची बताओ किसके ऊपर धावा कर देता है भाई, देख। बाबूजी वहां पर अमरकोट में चले जाते हैं, बारात पहुंचती है, नाश्ता वास्ता होता है, बाबूजी को फेरों पर बुलाया जाता है। प्राचीन समय में जब विवाह होता था तब हंसी मजाक विवाह पर ज्यादा होती थी। पावना यानी जो दुल्हा है वगैरह वगैरह, उनके साथ ससुराल वाले क्या किया करते थे भाई, मजाक करते थे, उसके वीरता की परीक्षा भी ले लेते कि पावना कितना योद्धा है। अब बाबूजी इस केसर कालमी पर सवार होकर के तोरण मारने के लिए जा रहे थे। बाबूजी तोरण द्वार पर जाते हैं। तोरण तो सब समझते हो भाई, विवाह के अवसर पर क्या मारा जाता है, तोरण। दूल्हा घोड़ी पर बैठकर क्या मारता है, तोरण। आजकल तो तोरण सीधा सा यूं सामने ही लटका रहता। प्राचीन समय में दूल्हा कितना योद्धा है उसकी परीक्षा लेने के लिए तोरण बहुत ऊंचा बांध दिया जाता था। बाबूजी योद्धा थे तो बाबूजी की मजाक उड़ाने के लिए, बाबूजी की वीरता की परीक्षा लेने के लिए अमरकोट वालों ने क्या किया, तोरण को 13 फीट ऊंचा बांध दिया। पोले होती थी प्राचीन समय में गांव में बनी, पोल के ऊपर ही ऊपर तोरण को लगा दिया। अब बाबूजी तो घोड़ी पर इतने लग रहे थे और तोरण है 13 फीट ऊंचा, बताओ बाबूजी वहां तक पहुंच पाएंगे क्या, नहीं। अब नहीं पहुंच पाएंगे तो वहां वाले लोग बाबूजी की हंसी मजाक उड़ाएंगे, देखो अभी तो बालक है, तोरण ही नहीं मार पा रहा, इतना तो ऊंचा तोरण है। बाबूजी ने कहा यार ये तो अपनी वीरता पर आज प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा अगर समय पर तोरण नहीं मारा गया तो। 13 फीट क्यों, 20 फीट भी ऊंचा क्या न हो, तोरण तो मारना ही पड़ेगा। बाबूजी अपनी उस केसर कालमी को समझाते हैं कि केसर कालमी देख ले, आज मेरी वीरता की परीक्षा हो रही है, इन्होंने अमरकोट वालों ने 13 फीट ऊंचा तोरण बांधा है, क्या तो मुझे 13 फीट ऊंचाई तक ले जा सकती है क्या? अब घोड़ी बताओ 13 फीट ले जा पाएगी क्या, ऊपर ले जा पाएगी या नहीं ले जा पाएगी? अगर कोई साधारण घोड़ी है तो क्या वो 13 फीट ऊपर छलांग लगा देगी क्या, लगा देगी क्या? नहीं। लेकिन वो घोड़ी कौन सी घोड़ी है, केसर, इसलिए तो इसके चर्चे होते हैं। बाबूजी अपनी घोड़ी पर हाथ फेरते हैं धीरे धीरे और कहते हैं कि मारी केसर कालमी मत दीजिए ना थारो मारो पात, मत लजाइए तू आज राठौड़ारी जात। बोला आज हमारे राठौड़ोरी वचनोरी परीक्षा हो रही है, राठौड़ोरी वीरतारी परीक्षा हो रही है, केसर कालमी आज तू साथ दे दे, तेरा मेरा भेद मत देना। कहते हैं कि बाबूजी का वो दोहा सुनकर केसर कालमी अपनी दोनों टांगे ऊपर की तरफ उठाती है और 13 फीट ऊंची जो पोल थी जहां पर तोरण लगा हुआ था वहां पर अपने आगे के दोनों पांव टिका देती है और बाबूजी वहां आराम से उस घोड़ी पर बैठकर उस 13 फीट ऊंचे तोरण को मार देते हैं। मारकर इधर उधर ऊपर बैठे बैठे घोड़ी पर हंस रहे थे। अमरकोट वाले बड़े आश्चर्यचकित हो गए, बोले यार ये तो बड़ा योद्धा, 13 फीट ऊंचा तोरण मार गया। वहां पर खड़ी लड़कियां महिलाएं बड़ा प्रसन्न हुई, बोला क्या योद्धा है। वहां पर खड़ी लड़कियों ने अंदर फुलंदे को जाके कहा कि क्या वीर योद्धा लड़का है, क्या वीर योद्धा लड़का है, 13 फीट ऊंचा तोरण मार दिया। फुलंदे भी बड़ी प्रसन्न हुई। अब तोरण मारने के बाद बाबूजी को फेरों में ले जाया जाता है। बाबूजी अंदर जाते हैं, बाबूजी फुलंदे के साथ फेरे लेने प्रारंभ करते हैं और बाबूजी जैसे ही फुलंदे के साथ पहला फेरा लेते हैं ये केसर कालमी घोड़ी जोर जोर से बताओ क्या करने लग जाती है। क्यों? क्योंकि पीछे से गायों के चोर आ गए और चोर बताओ कौन आया है, जिंदराव। क्योंकि जिंदराव इसी मौके की तलाश में था। बाबूजी ने भागते भागते दूसरा फेरा पूरा कर लिया। बाबूजी ने भागते भागते कौन सा फेरा पूरा कर लिया, तीसरा। लेकिन बाबूजी तीसरे फेरे में जब थे तब ये घोड़ी जोर जोर से हिनहिनाने लग गई थी। बाबूजी ने चौथा फेरा प्रारंभ किया और चौथा फेरा आधा पूरा किया था। अचानक जिस खूंटे पर वो घोड़ी बंधी थी वो घोड़ी उस खूंटे को तोड़ा करके भागने लग जाती है। अब बाबूजी इस घोड़ी को भागता देखकर बाबूजी भी गठ जोड़ड़ी खोलने लग जाते हैं और फेरों में से उठ जाते हैं, क्योंकि बाबूजी फेरे पूरे करेंगे कि अपना वचन पूरा करेंगे। और आज का जमाना होता तो हाँ, क्योंकि फेरे जीवन में कितनी बार होते हैं और वो भी हो तो हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। कांस्टेबल की परीक्षा ठीक से हो गई तो वो फेरे हो जाएंगे, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। तो आज का जमाना अलग था, उस समय का जमाना क्या था, अलग। बाबूजी 20 फेरों को छोड़ने लगते हैं।
बाबूजी के ससुर जी, जिनका नाम सूरजमल जी था, बाबूजी को कहते हैं, बाबूजी क्या कर रहे हो, अभी 3.5 फेरे और बचे हैं। बाबूजी ने कहा, नहीं, मैं वचनों का बंदा हूं, घोड़ी जारी है, मुझे देवल चारनी की गायों की रक्षा करनी है, मैं अपने वचन नहीं तोड़ सकता। सूरजमल जी ने कहा, आप बैठिए, शांति से धीरज से काम लीजिएगा। क्या बात हो गई, देवल चारनी की गायें चोरी हुई है। कितनी चोरी हुई है? 1000, 2000, 4000, 5000, जितनी गायें चोरी हुई है उससे दुगुनी गायें मैं दे दूंगा। बस आप कन्या को अर्धव्याही मत छोड़िए, आप बीच में मत उठिए फेरों को, हमारे अमरकोट के राजघराने में कलंक हो जाएगा कि बीच में अर्धव्याही कन्या को छोड़ दी। बाबूजी आपसे अपील है, आप बैठ जाइए, जितनी गायें चोरी हुई है उससे दुगुनी मैं दे दूंगा। बाबूजी ने कहा, अरे बात ससुर जी गायों की नहीं है, गायें तो मैं भी दे दूं, बात वचनों की है, और मैं देवल को वचन देके आया हूं कि मैं कोई सी भी कंडीशन में रहूं, चाहे फेरे ले रहा हूं, मैं आपकी गायों की रक्षा करने आऊंगा। बात गायों की है नहीं, बात वचनों की है। बाबूजी ऐसा कहते हैं और फेरों को 3.5 में फेरे को छोड़कर बाबूजी केसर कालमी पर सवार होते हैं। सवार होकर के सीधा कोलूमंड गांव आते हैं। कोलूमंड गांव आकर देवली चारनी के पास जाते हैं और कहते हैं कि देवली क्या बात हो गई, घोड़ी हिन हिना कैसे रही थी? देवली रो रही थी। देवली ने कहा, बाबूजी मैंने कहा था घोड़ी मत ले जाओ, और आपके बहनों आए हैं, आपके जीजू आए हैं, और वो धमकी देकर गए हैं, गायें लेकर गए हैं, और कहा कि बाबूजी राठौड़ आए तो कह देना केसर कालमी जायल के गढ़ में बांध कर जाएं और अपनी गायें ले जाएं। ऐसी धमकी देकर गायें लूट कर ले गया तुम्हारा बहनोई जिंदराव खिच्ची। बाबूजी ने कहा, अच्छा, एक तो बहनोई जी शादी में नहीं आए और पीछे से फेरे भी पूरे नहीं लेने दे रहे हैं, बीच में से गायें लूट करके ले गया है। बाबूजी तुरंत अपनी घोड़ी पर सवार होते हैं, अपने जो भी साथ में सैनिक वगैरह थे उन सैनिकों को लेकर के रवाना होते हैं, और रवाना होकर के जिंदराव खिच्ची का पीछा करना प्रारंभ कर देते हैं। और एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम बताओ क्या है? देचू। हालांकि वास्तविक युद्ध तो खिच्चन गांव में हुआ था, लेकिन अब एनसीईआरटी की किताबों में देचू लिखा हुआ, तो अपने को भी देचू पढ़ना है। देचू नामक स्थान पर बाबूजी की सेना ने जिंदराव खिच्ची की सेना को चारों तरफ से घेर लिया था। घेरने के पश्चात बाबूजी ने अपने बहनोई को समझाया कि बहनोई जी, एक तो आपने फेरे नहीं लेने दिए टाइम पे, आपको कुमकुम पत्री भी भेजी, लेकिन आप शादी में आए भी नहीं, और पीछे से धमकी और दे रहे हो, ऐसा क्यों? ये गायें छोड़ दो, मैं देवली को वचन देके आया हूं कि आपकी गायें कहीं नहीं जाएगी, ये गायें छोड़ने में ही आपका भला है। जिंदराव ने कहा, नहीं बाबूजी, ये गायें तभी छूटेगी जब आप हमें कौन सी घोड़ी दे दोगे? केसर। बिना केसर काल में ये गायें मैं आजाद नहीं करूंगा। बाबूजी ने कहा, घोड़ी दे नहीं सकता। जिंद ने कहा, घोड़ी नहीं तो गायें नहीं, और दोनों के बीच में 1276 देचू नामक स्थान पर बताओ क्या लड़ा जाता है? युद्ध। इस युद्ध में जिंदराव खिच्ची के अधिकांश सैनिक मारे जा चुके थे। बाबूजी सैनिकों को मारते हुए जिंद के ऊपर भाला लगा रहे थे। बाबूजी ने वार किया, भाला जिंद की गर्दन तक पहुंचा, बीच में बाबूजी के अंग रख सकते सलजी, उन्होंने भाला पकड़ लिया और उन्होंने कहा, नहीं बाबूजी, इतना बड़ा अन्याय मत कीजिएगा, अपने बहनों का वध अपने हाथ से मत कीजिएगा, अपने हाथ से अपनी बहन को विधवा मत बनाइए, आप तो कितने निर्दयी मत होइए, अपनी हाथ से अपनी बहन का सुहाग मत उजाड़िए। बाबूजी अपने दोस्त सलजी की यह बात सुनकर के जिंदराव को मौत से बख्श देता है। जिंद को कहता है, चला जा यहां से, इसी में तेरे भलाई है। जिंद के बचे कुछ सैनिक वहां से रवाना हो जाते हैं। बाबूजी अपनी गायें आजाद करवा लेता है, और गायें आजाद करवा करके वापस गांव की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में रात हो गई, इसलिए देचू से बाहर निकलते ही बाबूजी ने रात्रिकालीन विश्राम करना निश्चय किया, क्योंकि गायें आजाद करवा ली थी। बाबूजी रात को गायों के टोले को किसी जगह रोक करके अपने कुछ सैनिकों के साथ में वहां पर विश्राम करना प्रारंभ कर देते हैं। रात का मौका पाकर के बाबूजी के बहनोई जिंदराव खिच्ची ने दोबारा बाबूजी पर धावा बोल दिया था। रात को जब बाबूजी अपने दोस्तों के साथ सो रहे थे, उस समय सोते समय जिंदराव के बच्चे कुछ सैनिकों ने बाबूजी पर वापस धावा बोल दिया, और उस समय रात के समय बाबूजी वगैरह एकदम तैयार नहीं थे युद्ध लड़ने के लिए। अचानक वे इस हमले में बाबूजी जिंदराव खिच्ची के सामने लड़ते हुए देचू जोधपुर नामक स्थान पर देवल चारनी की गायों की रक्षा करते वे वीर गति को प्राप्त हुए। इस कारण गोरक्षक देवता के रूप में बताओ कौन से लोक देवता को पूजा जाता है? भाई बाबूजी। अब बाबूजी गायों की रक्षा तो हो गई, उधर बाबूजी ने सुप्यार देके कितने फेरे लिए थे? और अपन छोटी क्लास में पढ़ते थे, 3.5 नंबर आते तो गुरुजी बढ़ाकर कितने लिख देते थे? अरे अपने कॉपी में 3.5 नंबर आते तो गुरुजी बढ़ाकर कितने लिख देते थे? 4। अपने आज राजस्थान में जब विवाह होता है तो फेरे विवाह पर 7 लेते हैं, 4 क्यों लेते? गीतों में तो गाते हैं 7 फेरों का है ये बंधन, 7 वचनों का है ये संगम, जबकि फेरे लेते कितने हैं? 4। ऐसा क्यों? लोक देवता बाबूजी के सम्मान में आज भी विवाह के अवसर पर फेरे बताओ कितने लेते हैं? 4। और फेरे लेते समय 3 फेरों में दुल्हन आगे रहती है, और चौथे फेरे में बताओ कौन आगे रहता है? दूल्हा। ऐसा क्यों? क्योंकि दूल्हा क्या पता कहीं और वचनों में बंद कराया है, चौथा फेरा बीच में भी छोड़ देगा तो 3.5 के फेरे कितने मान लिए जाएंगे भाई? 4। यानी कन्या अर्धव्याही नहीं रहेगी, इसलिए हमेशा 3 फेरों में बताओ आगे कौन रहती है? दुल्हन, और चौथे फेरे में बताओ आगे कौन रहता है? दूल्हा। लिखो थोड़ा सा बाबूजी के बारे में।